हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सबसे वादा किया था कि बायो का मैराथन क्लास आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो आज हम लोग बायो का मैराथन क्लास लेंगे और इस बायो के मैराथन क्लास में 10वीं क्लास के जितने भी सिलेबस हैं जो बिहार बोर्ड में आने वाले हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा कर लेते हैं, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो और जितने भी बच्चे आप एक दूसरे से जुड़े हो उनको यह वीडियो जरूर शेयर करो कि हो सके तो उन्हें भी फायदा मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, दोस्तों को बताना भी है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखो और ध्यान से देखो, आपको टोटल समझ में आएगा। और ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे, सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। पहला जो आप लोग का टॉपिक है वह है लाइफ प्रोसेस, यानी कि पहला जो आप लोग का चैप्टर है बायोलॉजी का वह है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का अगर डिफिनेशन देना हो कि जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी कि जैव प्रक्रम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कोई भी जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो उसको जिंदा रखने में मदद करती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि अगर डिफिनीशन देना हो कि जैव प्रक्रम क्या है तो उसका डिफिनीशन हम लोग कैसे देंगे, तो वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव के जिंदा रहने में सहायता करती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आपके किताब में किताबी भाषा का अगर बात किया जाए तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जो आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप लिख सकते हो। तो जैसे अगर मनुष्य की बात किया जाए, इसमें आप चैप्टर में जो है इसमें मनुष्य के जैव प्रक्रम के बारे में आपको पढ़ना। तो मनुष्य में जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसको जो है आपको पढ़ना है। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले आप क्या करते हो, मनुष्य क्या करता है, तो मनुष्य जो होता है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन की क्रिया करता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पोषण क्या है तो आप क्या बताओगे कि जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है तथा उससे प्राप्त पोषक तत्वों का इस्तेमाल शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में करता है, उस क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है दो तरह का होता है, यानी कि पोषण को हम लोग दो प्रकार में भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम लोग विषम पोषण कहते हैं। स्वपोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और विषम पोषी को हेटेरोट्रॉपिक कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दो तरह का न्यूट्रिशन हुआ, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे, तो स्वपोषण का मतलब होता है कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले, यानी कि उसको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़े, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे जितने भी प्लांट हैं वो सभी प्लांट में क्या होता है, स्वपोषण की क्रिया होती है। यानी कि जितने भी प्लांट हैं उनमें कौन सी क्रिया होगी, स्वपोषण की क्रिया होगी। और विषम पोषण किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे, यानी कि अपना भोजन वह स्वयं नहीं बना सकता है, तो उस प्रकार के पोषण को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में आपसे बहुत बार अंतर पूछा हुआ है, यानी कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो आप क्या कर सकते हो कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं भोजन तैयार कर ले, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, तो उसे स्वपोषण क्रिया कहते हैं। और जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सके, तो उसे हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण की क्रिया जो होती है प्लांट, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स यानी जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में स्वपोषण की क्रिया होती है। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं, उनमें भी स्वपोषण की क्रिया होती है। लेकिन अगर विषम पोषण की बात किया जाए तो जितने भी यह जो जीव हैं, जो मतलब जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, या विभिन्न प्रकार के मांसाहारी जीव, छोटे जीव, बड़े जीव, ये सभी क्या हैं, दूसरे पर निर्भर हैं।
यानी कि जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ को छोड़ के अपवाद में, वह सभी क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं। और जितने भी प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, वह जो है क्या होता है, उनमें स्वपोषण की क्रिया होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि पोषण क्या है। स्वपोषण के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री आवश्यकता होती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे कि स्वपोषण के लिए सबसे पहले हरित लवक चाहिए, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जल चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सभी जो हैं, ये कच्चे पदार्थ जो होते हैं स्वपोषण की क्रिया के लिए जरूरी होते हैं। और विषम पोषण के लिए क्या होता है, तो कोई जीव दूसरे जीव का या तो शिकार करेगा, या शाकाहारी जीव है वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। दूसरा जो है लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, तो वह होता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पाचन। अब पाचन किसे कहते हैं, तो पाचन का अगर डिफिनेशन देना हो कि पाचन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन का मतलब हुआ कि डाइजेशन यानी कि पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में बदल जाता है। जैसे कि आप रोटी खाते हो, तो रोटी क्या है, रोटी एक जटिल भोज्य पदार्थ है, क्योंकि उसको जो है आप देखोगे कि एक सीधा रोटी हो तो उसको आप सीधा नहीं ना खा सकते हो, उसको तोड़ते हो, फिर उसको दांत कुचलता है, फिर उसमें सलाइवा मिलता है, उसके बाद फिर वो जो होता है स्टोमक यानी कि अमाशय में जाता है, फिर वहां पे पाचन की क्रिया होती है, फिर छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है, फिर बड़ी आंत में अवशोषण वगैरह होता है। तो इसके बाद जो होता है ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो पाचन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदल दिया जाता है। पाचन क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यानी कि जटिल पदार्थ को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में बदल दिया जा रहा है, तो उसको सिंपल फूड मटेरियल में बदला जाता है। यानी कि जब उसको सिंपल फूड मटेरियल यानी कि सरल भोज्य पदार्थ में बदल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। यानी कि जब जटिल भोज्य पदार्थ किस में बदल जाए, सरल भोज्य पदार्थ में, तो वो क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। जैसे आप रोटी खाते हो, ये रोटी है, तो रोटी ऐसे ही सीधे नहीं खा सकते हो, इसको क्या करना पड़ता है, आप तोड़ते हो एक हिस्सा से, फिर उसको जो है तोड़ने के बाद कहाँ पे लेते हो, माउथ में। माउथ मतलब कि मुंह गुहा में, ठीक है, माउथ कैविटी में लिए, माउथ कैविटी से जो है वह कहाँ पे गया, स्टोमक में गया। स्टोमक मतलब हुआ अमाशय, यानी कि अमाशय में गया। अमाशय से फिर वहाँ पे पाचन की क्रिया हुई, अमाशय से वो कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग कहते हैं छोटी आंत, और ये छोटी आंत से कहाँ पे गया, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ये हुआ बड़ी आंत। तो इस प्रकार जो है यह क्या होता है, भोजन जो है चला जाता है। यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है, और भोजन का अवशोषण होने के बाद यह जो है कहाँ पे चला जाता है, तो रेक्टम में। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय। कहाँ पे चला जाएगा, मलाशय में। और वहां से मलाशय से यह मल के रूप में जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह टोटल जो प्रोसेस हुआ, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन मतलब पाचन कहलाता है। पाचन में जो जो अंग भाग लेते हैं, पाचन में जो जो अंग भाग लेते हैं उनको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि वे सभी अंग या अंगों का समूह जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो होता है सब, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का हिंदी होता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल का हिंदी होगा आहार नाल। और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां क्या करती हैं कि कुछ पाचक रस का स्राव करती हैं, और यह पाचक रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत सबसे पहले आता है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख गुहा।
मुख गुहा। तो भोजन को हम लोग सबसे पहले कहाँ पे लेंगे, माउथ कैविटी में लेंगे। यहाँ पे दांत जो है उसको कुचलने का कार्य करेगा, जीभ जो है भोजन को लार में मिलाने का कार्य करेगा, यानी कि सलाइवा में। माउथ कैविटी में ही सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग लार ग्रंथियां कहते हैं। लार ग्रंथियां, इन्हीं लार ग्रंथियों के सहायता से जो है लार का स्राव होता है। लार ग्रंथियों की सहायता से किसका स्राव होता है, लार का स्राव होता है। यह लार भोजन को मुलायम और चिकना बनाता है तथा लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो भोजन को आंशिक रूप से पचाने में मदद करती है। फिर यह मुलायम भोजन जो है स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक, लेकिन किसके सहायता से पहुंचेगा, तो यह माउथ कैविटी के बाद भोजन जो है ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस में, और ओसोफेगस से भोजन जो होता है स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक मतलब आमाशय, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय से भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। आमाशय से भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत से यह भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब भोजन में जो जल होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, तो उसके बाद यह भोजन जो है रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम, जिसको हम लोग मलाशय कहते हैं, और फिर वह मलाशय से जो है मल के रूप में शरीर से बाहर एनस की सहायता से निकल जाता है, मल द्वार की सहायता से निकल जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, माउथ कैविटी में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जब भोजन वहां पे लार वगैरह मिल जाती है तो भोजन मुलायम हो जाता है। तो मुलायम भोजन ओसोफेगस के द्वारा होते हुए स्टोमक यानी कि आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जो है, आमाशय के दीवार को जो है हम लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं। आमाशय की दीवार पे ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको हम लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियां जो है जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम तथा HCl होते हैं। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य जो होता है, भोजन में जो सूक्ष्म जीव अगर चले आए हों जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं उनको नष्ट करना तथा भोजन को और मुलायम करना। जब भोजन यहाँ पे पच जाता है स्टोमक में, तो वह इतना मुलायम हो जाता है कि उसको हम लोग काइम कहते हैं। यानी कि जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में पहुंचने के समय भोजन की जो अवस्था होती है उसको हम लोग काइम कहते हैं। छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं और वो भोजन को क्या करते हैं, पचा देते हैं, और पचाने के बाद भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अवशोषण के लिए क्या होता है, छोटी आंत या बड़ी आंत में ऐसे उंगली जैसे जो है रचना दिखाई देते हैं। ये उंगली जैसे जो रचना होते हैं, इस पे जो होते हैं यह एक तरह के छलनी की तरह होते हैं, और यह क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं। और भोजन को अवशोषित करके यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित करके रक्त में मिला देते हैं। तो जब भोजन रक्त में मिल जाता है तो रक्त में मिलाने का काम कौन करते हैं, यह उंगली जैसे रचना। और इस उंगली जैसे रचना को हम लोग क्या कहते हैं, बिलाई। बिलाई मतलब हुआ, इसको हम लोग हिंदी में रसांकुर कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछा भी है कि दीर्घ रोम क्या है और इसके कार्य क्या है। दीर्घ रोम क्या है और इसके कार्य क्या है, तो आप बताइएगा कि दीर्घ रोम एक उंगली जैसी रचना होती है जो आंत में पाई जाती है, और यह भोजन को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये जितने भी बातें हम लोग समझे या किसके मतलब माध्यम से समझे, तो यह सभी जो है यह पाचन के अंतर्गत हम लोग समझे। यह पाचन की क्रिया जो मनुष्य में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो जल अवशोषण होने की क्रिया होती है। छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण भी होता है कुछ मात्रा में, और साथ ही साथ क्या होता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी होता है। तो अभी हम लोगों ने पाचन के बारे में पढ़ लिया। अब जो कुछ मुख्य बिंदुएं जो बची हुई हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आप इसको चाहिए तो बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाऊंगा, अभी भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि जो हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में माउथ कैविटी कहते हैं। और माउथ कैविटी में क्या होता है कि
3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर जो होती हैं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि माउथ कैविटी में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा 3 जोड़ी। और जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार का स्राव करती हैं, और लार में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो आप बताइएगा 99.5% जो होता है पानी होता है। बाकी में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। टाइलिन एंजाइम किस में मदद करेगा, स्टार्च के पाचन में मदद करेगा। इसमें लाइसोजाइम होता है जो आपके खाने के साथ कुछ अगर जीवाणु आ गए हैं, माइक्रोब्स आ गए हैं, तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो यह जो बात हुई याद आपको रखना होगा कि माउथ कैविटी में क्या होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। लार में 99.5% जो होता है जल होता है। टाइलिन जो होता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम जो होता है वह लार में पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। आगे हम लोग समझेंगे जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि क्या होता है, जठर ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में गॉबलेट सेल कहते हैं। और ये गॉबलेट सेल जो होता है यानी कि जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि जठर रस का रंग कैसा होता है, तो आप बताइएगा जठर रस का रंग हल्का पीला होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। HCl को हम फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भोजन के साथ आए हुए हैं और उनको जो है लाइसोजाइम नष्ट नहीं कर पाया है, तो उनको नष्ट करने का काम करता है HCl। उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा, HCl। और HCl और क्या करता है, भोजन को और ज़्यादा मुलायम बना देता है। इसके अलावा जठर रस में क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस को हम लोग हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा क्या करता है कि जैसे ही जो मान लीजिए कि जो स्टोमक होता है, तो उस स्टोमक के यानी कि अमाशय के जो दीवार है उनको HCl जो है नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इसके ऊपरी लेयर पे क्या होता है, यह म्यूकस पाया जाता है और आंत के आंतरिक दीवार को मतलब नुकसान होने से बचाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जठर रस में बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बड़ों में भी पाया जाता है लेकिन थोड़ी कम मात्रा हो जाती है। और यह रेनिन एंजाइम क्या करता है, बच्चों में दूध पचाने में मदद करता है। यानी किसको पचाने में मदद करेगा, तो दूध के पाचन में यह मदद करता है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि पीत रस। पीत रस जो होता है किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पीत रस का कौन सी प्रकृति होती है, तो आपका जवाब होगा पीत जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि आगे हम देखेंगे कि पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस को हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रियाज से बना हुआ। पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय होता है। अग्नाशय रस में क्या होता है, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अग्नाशय रस में और क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं यह किसके अंतर्गत होती हैं, तो ये पेनक्रिएटिक जूस के द्वारा होती हैं। पेनक्रिएटिक जूस में ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं और इसी वजह से पेनक्रिएटिक जूस को हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पूर्ण पाचक रस किस एंजाइम को कहा जाता है, तो या किस रस को कहा जाता है, तो आप बताइएगा अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे कि इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग कहते हैं आंतीय रस। एक स्वस्थ व्यक्ति में यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें 2 लीटर के पास एक दिन में आंतीय रस स्रावित होता है। आंतीय रस में क्या क्या पाया जाता है, तो इरेप्सिन पाया जाता है। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। और एक चीज याद रखना होगा कि वसा का पाचन जो होता है वह क्षारीय माध्यम में होता है। कौन से माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वसा का पाचन किस माध्यम में होता है, तो आप बताइएगा क्षारीय माध्यम में। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये एक तरह की ग्रंथि होती हैं, पाचक ग्रंथियां। इनके द्वारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन नामक जो होती हैं आपका एंजाइम्स स्रावित होती हैं। इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन है। तो यहाँ इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यानी कि आपके शरीर में जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी के वजह से मधुमेह नामक रोग होता है।
इस मधुमेह नामक रोग को हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह नामक रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज सबसे पहले वेंटिंग ने किया था। तो ये हुआ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब अगर हम लोग बात करें तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि सबसे बड़ी क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। आपसे पूछ दिया जाए कि आपके शरीर का सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका जवाब होगा लीवर। क्या होगा? लीवर जो होता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं याद रखना है। इतना सारा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका डाइजेशन जो है कंप्लीट हो गया। डाइजेशन से अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी कि आपको बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वह डाइजेशन से जो भी आएगा इसके अंतर्गत ही आएगा। तो अमीबा में पाचन की क्रिया भी पूछ सकता है कि अमीबा में पाचन की क्रिया कैसे होती है। तो आप जानते हो कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जब भी भोजन करना होता है तो वह क्या करता है? वह खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, यानी कि वह क्या करेगा? आगे की तरफ एक छोटा सा जो है गड्ढा की तरह बनाएगा और उस गड्ढे की तरह बना के और बीच में ऐसे अपने आप को करेगा। ये खाद्य रिक्तिका क्या करेंगी कि भोजन जो है यहाँ पे आएगा, भोजन को चारों तरफ से घेरेंगी और फिर इसको बंद हो जाएंगी, और बंद होने की वजह से यह खाद्य रिक्तिका जो है इसके कोशिका द्रव में घूमता रहेगा और इस कोशिका द्रव में जो पाचक एंजाइम होते हैं इसको पचाते हैं, और पचाने के साथ साथ इसका विसरण की क्रिया भी होती है, और जिसके वजह से ये पचा हुआ भोजन इसके कोशिका द्रव में मिल जाता है। और लास्ट में जो यह खाद्य रिक्तिका होती है यह अमीबा के किसी हिस्से से चिपक के फट जाती है, और जो अनपचा भोजन होता है वह बाहर निकल जाता है। इसको आपको दर्शाने के लिए अच्छा से एक आप फिगर भी बना सकते हो। आप फिगर बना देना, जैसे कि आप ऐसे कर दिए, फिर उसको आप ऐसे करके एक खाद्य रिक्तिका बना के दिखा दिए, और खाद्य रिक्तिका बनाने के यहाँ पे भोजन दिखा दिए। फिर अगले स्टेप में आप दिखा देना कि वह भोजन को घेरते हुए दिखा देना, भोजन को घेरते हुए दिखा देना कि वो भोजन को घेर रहा है, और बीच में यह जो है आपका अमीबा, और लास्ट में दिखा देना कि यह राजधानी आके फट जा रहा है, और फट के और फिर वह जो अनपचा भोजन है वो बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो कि अमीबा में पाचन की क्रिया होती है। फर्स्टली अमीबा क्या करता है कि एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। खाद्य रिक्तिका क्या करता है? भोजन को घेर लेता है, और भोजन को घेरने के बाद वह खाद्य रिक्तिका अमीबा के कोशिका द्रव में तैरने लगता है, जिससे वहाँ पे उसकी पाचन की क्रिया होने लगती है, क्योंकि कोशिका द्रव में जो पाचक एंजाइम होते हैं उसको पचाते हैं, और फिर खाद्य रिक्तिका लास्ट में अमीबा के किसी सरफेस से चिपक जाता है जहाँ से फट जाता है, और अनपचा भोजन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो अमीबा में पाचन की क्रिया। अब हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में बात करेंगे कि श्वसन क्या है। तो श्वसन को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना होगा। श्वसन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल, एटीपी एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया आपका श्वसन कहलाती है। श्वसन जो है दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीश्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं रहे तब श्वसन की क्रिया हो तो उसे हम लोग अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है हम लोगों में होती है। ऑक्सीश्वसन में कैसे होता है रिएक्शन? तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज टूटता है किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, ऊर्जा में, और साथ में एटीपी भी बनती है। क्या बनती है? एटीपी भी बनती है। तो ये जो प्रक्रिया होता है यह क्या है? यह है आपका ऑक्सीश्वसन। आपसे श्वसन का रिएक्शन लिखने के लिए भी पूछ सकता है, तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं कि ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो ये जो है किसका रिएक्शन हो? ग्लूकोज का। यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब ये ग्लूकोज टूट रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे जो है
जल भी बन रहा है। जल का सूत्र होता है H2O, H6 लगा के संतुलित किया जाता है। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आप संतुलित कैसे कर सकते हो, तो जिधर जो है दोनों यानी कि रिएक्शन करने वाला भी और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी जो संख्या है, मोलिक्यूलों की संख्या, वो बराबर होनी चाहिए। उसको आप अंदाज विधि से भी बना सकते हो। अनोक्सी श्वसन क्या होता है, तो अनोक्सी श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, ईस्ट में क्या होता है, अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। अनोक्सी श्वसन जो होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल एवं ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2C2H5OH, या किसका फॉर्मूला है, तो यह फॉर्मूला है एथिल एल्कोहल का, और इसके साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं किसमें होती है, अनोक्सी श्वसन में, ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज के अपघटन से। तो आप समझ गए कि श्वसन कितने प्रकार का हुआ, दो तरह का श्वसन हुआ, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन, श्वसन कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। अब हम बात करेंगे कि श्वसन तंत्र क्या है। तो वे सभी अंग या अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वे सभी अंग या अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग जो होते हैं वह भाग लेते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक, अब देखो पूरा वीडियो बढ़िया से देख लो, आप लोगों का मतलब जितना भी बायो से क्वेश्चन आने वाला है वह हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों का हिंदी का भी एक मैराथन ले लूँगा, जिसमें आपको जितना भी बेसिक चीज़ें हैं उसको बता दूंगा, जिससे 80 से 85 नंबर का कवर हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग हिस्ट्री वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको आप लोग शेयर भी कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आप भेजिए कि एक वीडियो देखो और एक वीडियो से अपना नंबर पक्का करो। भले थोड़ा भी नहीं पढ़ा हो, अगर थोड़ा सा अटेंशन देता है तो उसका काम हो जाएगा। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है नेजल कैविटी। क्या आता है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को हम लोग कहते हैं नासा गुहा। क्या कहते हैं, नासा गुहा। नेजल कैविटी जो होता है आगे की तरफ जो होता है खुलता है कहाँ पे, तो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है ब्रोंकस, ब्रोंकस में खुला। ब्रोंकस जो होते हैं ब्रोंकियोल्स में खुले। और ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ा से जुड़े होते हैं। इसके अलावा फेफड़ा को फूलने पिचकने में मदद करता है डायफ्राम। तो ये सभी जो अंग हैं, ये सभी अंग क्या हैं, ये सभी अंग आएंगे श्वसन तंत्र के अंतर्गत। नेजल कैविटी यानी नासा गुहा के अंतर्गत एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं, यानी कि श्लेष्मा कहते हैं। यह श्लेष्मा क्या करता है, तो यह श्लेष्मा जो होता है हवा के माध्यम से जो धूल कण आए होते हैं उनको चिपकाने में मदद करता है, यानी कि हवा के माध्यम से जो धूल कण आए उनको चिपकाने में मदद करेगा। इसके अलावा नासा गुहा हवा को अंदर लेने में मदद करता है। नासा गुहा में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे रचना होते हैं, रोम्स होते हैं, ये अभी क्या करते हैं, धूल कण को छानने का कार्य करते हैं। ट्रेकिया जो होता है श्वास नली, यानी कि यहाँ से हम एक ऐसे देख सकते हैं कि ये हुआ नासा गुहा। नासा गुहा से हुआ आया इधर ट्रेकिया की तरफ। ट्रेकिया एक सर्कुलर, ट्रेकिया में एक सर्कुलर जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है इस नली को आपस में चिपकने में रोकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में म्यूकस पाए जाते हैं और इस म्यूकस की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इनको चिपकने में संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो होते हैं सर्कुलर रास्ते पाए जाते हैं। यह जो होता है ट्रेकिया आगे की तरफ दो भागों में बढ़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस, हिंदी में भी ब्रोंकस बोलेंगे, टेंशन मत लो। और ये प्रत्येक ब्रोंकस से जो होता है एकक जो होते हैं लंग्स से जुड़े होते हैं, और यह लंग्स, ये जो ब्रोंकस होता है फेफड़ा के अंदर आके बहुत सारे भागों में बट जाता है। ये बहुत सारे भागों में बटने के वजह से जो होता है इसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स से क्या होते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचनाएं होती हैं इनको हम लोग वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं,
वायु कोश कहते हैं। ये अंगूर के समान जो होते हैं यहाँ पे संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वायु कोश। ये वायु कोश क्या करते हैं कि जो हवा यहाँ पे आया हुआ रहता है, यहाँ पे इसको हम लोग काट के देखते हैं। जब हम लोग वायु कोश को काटते हैं तो उसमें बहुत सारे पतले पतले जो होती हैं रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि रक्त जो होता है, रक्त का रंग लाल होता है, और लाल क्यों होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। तो वायु कोश जो होती है, एक वायु कोश को अगर हम काट के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, और इन रक्त वाहिकाओं में रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इधर से जो हम हवा लिए रहते हैं, उन हवा को यह क्या करता है? उन हवा जो है यहाँ से होते हुए फेफड़ा में आया, नीचे जो होता है डायफ्राम होता है, तो ये फेफड़ा में आया। ये फेफड़ा में आने पे क्या होता है कि जो वायु कोश होते हैं उनमें जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें रक्त जो होता है उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं कि जो वायु में ऑक्सीजन आया हुआ रहता है उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से, और क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है, और वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग कर देता है, और वह ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पे पहले अवशोषित जो भोजन पहुँचे होते हैं उनका ऑक्सीकरण करता है, और फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। एटीपी का मतलब क्या होता है? तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एटीपी को हम लोग ऊर्जा का मुद्रा रूप कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का मुद्रा कोई पूछ दे कि आपका क्या है, तो आप बताइएगा एटीपी जो है ऊर्जा का मुद्रा है। ठीक है। तो डायफ्राम फूलने पिचकने में मदद करेगा। वायु कोश जो होता है क्या करता है? गैसों के विनिमय में मदद करता है। कैसे? तो वायु कोश को जब हम लोग काटते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे पतले पतले नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये नलिकाएं क्या करती हैं? यह नलिकाएं जो होती हैं आपको वहाँ पे रक्त पाया जाता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में के कोशिका में पहुँचती हैं, और वहाँ पे जो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हीमोग्लोबिन फिर जोड़ता है, और जोड़ के वापस फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है तो आप बार बार वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर ईंट चाहिए, तो ईंट चाहिए कहाँ से आएगा? तो वह जो है भट्ठी से आएगा। तो भट्ठी से कैसे आता है? तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए या कोई ना कोई माध्यम चाहिए। उन्हीं माध्यमों के द्वारा ही आप जो है ईंट अपने घर पर लाते हो। तो वैसे ही किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह जाना परिवहन कहलाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जो खाना खाते हो तो खाना पेट में गया, तो पेट में ही तो नहीं रहता, वह हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। तो परिवहन क्या है? आपसे कोई क्वेश्चन कर दे या आपके एग्जाम में आ जाएगी परिवहन क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह किसी माध्यम या किसी सहायता से जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। और यही चैप्टर आप लोग को जो है अब आगे हम लोग देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें जितना इम्पोर्टेंट है उस सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक। तो परिवहन का मतलब हुआ कि किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। परिवहन में मुख्य रूप से जो अंग भाग लेता है वो हम लोग के शरीर में, वह है हार्ट। हार्ट को हम लोग हिंदी में हृदय कहते हैं। हृदय जो है यह हमारे क्या होता है कि हमारे सीना के बाईं साइड में जो होता है स्थित होता है, और किस साइड में? याद रखना, बाईं साइड में स्थित होता है। बाईं साइड में स्थित होता है किसके द्वारा? तो यह एक कवर के द्वारा मतलब घिरा हुआ रहता है, और इस कवर को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है, और यह द्रव्य क्या करता है? हृदय को बाहरी आघात से बचाता है। यानी कि कोई ऐसे आया और मेरे को धक्का दे दिया, तो ये धक्का दिया तो यहाँ पे जो धक्का दे रहा है तो हार्ट पे जो है आघात ना पहुँचे, तो उसे बचाने का कार्य कौन करेगा? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन करेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे समझना है। हार्ट जो होता है यह 4 चेंबर में बटा होता है। हार्ट जो है कितने चेंबर में? 4 चेंबर में। यानी कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वह 4 चेंबर में बटा हुआ रहता है। ठीक। हार्ट जो होता है
हमारे हृदय से जो होता है रक्त का परिवहन 2 बार होता है। यानी कि जो अशुद्ध रक्त होती हैं वो हमारे पूरे शरीर की अशुद्ध रक्त पहले हृदय के पास आती हैं, और हृदय से जो अशुद्ध रक्त होती है वो फेफड़ा में जाती हैं शुद्ध होने के लिए। फिर वहाँ पे शुद्ध कैसे होती हैं? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए उसे हम लोग शुद्ध होना कहते हैं। तो जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिलता है फिर वह वापस हमारे हृदय में आती हैं और हृदय से पूरे शरीर में भेज दी जाती हैं। तो यही जो प्रक्रिया होता है यह क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे पाया जाता है, कैसे? तो आप क्या बताओगे कि मनुष्य के हृदय से जो रक्त होता है वह 2 बार होकर गुजरता है। एक बार अशुद्ध रक्त हृदय से के पास आता है, हृदय उसको पंप करके फेफड़ा के पास भेजता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन से वह शुद्ध होता है, यानी कि ऑक्सीजन से रक्त जुड़ जाता है, और फिर वह शुद्ध रक्त वापस हृदय में आता है और हृदय से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है रक्त कितने बार हृदय से गुजरा? तो 2 बार गुजरा, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी कि डबल सर्कुलेशन क्या है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो है या यहाँ पे हार्ट में एक पेस मेकर आजकल बनाया जा रहा है, वह पेस मेकर क्या है हार्ट में? तो ऐसे नोड को हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर के नाम से जानते हैं। ऐसे नोड को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पेस मेकर किसको हम लोग जानते हैं? तो ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर जानते हैं। अब हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मूवमेंट कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, तो उसको परिवहन करने में मदद करता है ब्लड। ब्लड को हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त। रक्त क्या करता है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन में मदद करता है। जैसे हार्मोन का परिवहन करना ब्लड करेगा, हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन है उसका परिवहन करना है तो ब्लड करेगा, हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ है उसको किडनी तक पहुंचाना है तो ब्लड करेगा, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना है तो ब्लड करेगा। तो ये सभी कार्य जो करते हैं ये रक्त करते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि रक्त क्या है, तो आप बताइएगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। या क्या है? संयोजी ऊतक है, तरल रूप में पाया जाता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में मदद करता है, जैसे परिवहन में, जैसे उत्सर्जन में, जैसे विभिन्न प्रकार के गैसों के विनिमय में, इन सब चीज़ों में मदद करता है। रक्त को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड कर्पसल, एक भाग को हम लोग कहेंगे ब्लड कर्पसल यानी कि हिंदी में कहेंगे रक्त कणिका, और एक जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इसका 99% भाग जो होता है जल होता है। ब्लड प्लाज्मा यह रक्त को गाढ़ा करने में भी मदद करता है, लेकिन 99% भाग इसका जो होता है जल होता है। ब्लड कर्पसल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग कहते हैं, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कर्पसल यानी कि लाल रक्त कणिका। यानी कि आरबीसी जो होता है यह लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बताइएगा कि हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी का रंग जो होता है लाल होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में क्या करेगा? मदद करेगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करने का कार्य जो करता है वह डब्ल्यूबीसी करता है। और प्लेटलेट जो होता है वह हमारे शरीर में अगर कहीं कट उठ गया तो वहाँ पे थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। बहुत लोगों को डेंगू हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, उस समय इसी प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है और जिससे रक्त जो होता है पतला हो जाता है, और पतला होने की वजह से जो होता है उसको व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज या अन्य तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर में ब्लड रिसाव हो सकता है जिसकी वजह से बाकी सभी अंग डैमेज हो जाते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीता का पत्ता हुआ या डॉक्टर जो है तुरंत बकरी का दूध होकर पीने का सलाह देते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त क्या है, रक्त के कार्यों को लिखें, तो आराम से आप बता दीजिएगा। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त के विभिन्न प्रकारों को लिखें, तो आप आराम से रक्त के विभिन्न प्रकारों को भी
बता दीजिएगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बताइएगा प्रोटीन है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त में दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, तो आपको अभी समझाए। ये सारी चीज़ आपको इसमें बताना होगा, ठीक है। पौधों के परिवहन के बारे में बात करें कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो पौधों में परिवहन के लिए 2 चीज़ें होती है जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे कि अगर भोजन का परिवहन करना हो तो भोजन के परिवहन के लिए पौधों में फ्लोएम होता है जो पत्तियों से लेकर भोजन को शरीर के नीचे तरफ के हिस्सों की तरफ लेकर जाता है। और वहीं जो जाइलम होता है वह क्या करता है, जल को जड़ों से लेकर पौधों के ऊपरी हिस्सों तक जाता है। तो इस प्रकार आपके परिवहन के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे उसको मैंने बता दिया, और इसको आप ध्यान में रखो, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हाँ, हो सके तो आप जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो, ठीक। इससे आपको बहुत ज़्यादा उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने किसी की मदद कर दी। हृदय में जो होता है प्रेशर कैसे उत्पन्न होता है, तो हमारा हार्ट जो होता है एक पंप की तरह कार्य करता है, जैसे फूलना पिचकना। तो जब हार्ट का होता है संकुचित होता है, तो संकुचित हुआ तो उस समय प्रेशर उत्पन्न होगा, जब फैला तो उस समय प्रेशर उत्पन्न होगा। तो जब संकुचित होता है उस समय जो प्रेशर का मान होता है 120 होता है, उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि 120 जो हुआ वह सिस्टोलिक प्रेशर हुआ। 120 कैसे, तो वह पारा के ग्राफ के अनुसार लिया जाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब हुआ कि जब हार्ट फैलता है तो फैलने के समय जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर का अनुपात जो होता है 120/80 होता है। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है, 120/80। ये भी आप चीज़ों को याद रखिएगा। तो उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, उपापचय की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में रहें तो हानिकारक प्रभाव अपना दर्शाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। एक बार आप फिर से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और अगर यह हमारे शरीर में रहें तो वह हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, तथा उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो वे सभी अंग या अंगों का समूह जो आप लोग को बता दिए हैं, इसको आप याद भी कर लिए हैं। वे सभी अंग या अंगों का समूह जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारे उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख जो भाग होता है उसको हम लोग, वह है किडनी। किडनी जो होता है, किडनी के बाहर वाले जो संरचना होती है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन अगर ना रहे तो किडनी कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि जितना भी फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है या पुनरावशोषण की क्रिया होती है वह कौन मदद करता है, नेफ्रॉन मदद करता है। इसीलिए नेफ्रॉन को हम लोग किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक किडनी में लगभग 1.5 मिलियन के बराबर नेफ्रॉन की संख्या होती है जो उत्सर्जन करने में हमें सहायता करती है, फिल्ट्रेशन करने में सहायता करती है। यानी कि छनन की क्रिया जो होती है वो नेफ्रॉन की सहायता से होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को याद रखना है कि किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका नेफ्रॉन, ठीक है। अब जो है हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त के छानने की क्रिया। कभी कभी किसी व्यक्ति में क्या होता है कि उसका दोनों किडनी फेल हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको आर्टिफिशियल तरीक़ा से क्या किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है, जिसमें प्रोटीन के कण को नहीं छाना जाता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड होता है, इनको छान लिया जाता है। तो यह क्रिया अपोहन कहलाती है। आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि अपोहन क्या है, तो आप बताइएगा कि अपोहन एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति का अगर दोनों किडनी फेल हो गया हो तो आर्टिफिशियल तरीके से उसका रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है, वो अपोहन कहलाता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हमें समझना है। यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो यूरिन होता है, यूरिन में जो जल की मात्रा होती है वह 95% होती है।
और पेशाब में क्या क्या पाया जाता है, तो पेशाब में यूरिया होता है, लवण होता है, क्रिएटिन होता है, यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वहाँ पे शरीर में स्वेलिंग या दर्द जो होता है आम बात होती है। ये सब चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति जो है लगभग प्रत्येक दिन 1.5 लीटर के आसपास पेशाब करता है, ठीक है। और पेशाब का रंग जो होता है वह हल्का पीला होता है। हल्का पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरिक्रोम नामक जो होता है एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। और यूरिन का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है, यानी कि यूरिन जो होता है अम्लीय होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि विभिन्न प्रकार या कोई भी एक कोशिकीय जीव दे दिया जाए और उसमें बोल दिया जाए कि उसमें किस प्रकार से उत्सर्जन होता होगा, तो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन जो होती है विसरण के द्वारा होती है। जितने भी चपटे कृमि होती हैं उनमें ज्वाला कोशिका पाया जाता है और इन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा जो होता है उत्सर्जन होने की क्रिया होती है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में उत्सर्जन कैसे होता है, तो प्लांट में उत्सर्जन जो होता है पत्तियों की सहायता से हो सकता है, उनकी जो है छाल है उनके द्वारा हो सकता है, या फल के माध्यम से हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से उनमें जो होता है उत्सर्जन होता है। कुछ पौधों के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कुछ हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, जैसे कि रबर हमको बनाने के लिए हो गया, या विभिन्न प्रकार के जैसे ये टैनिन नामक एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका हम लोग चर्म शोधन एवं औषधि के निर्माण में करते हैं। यूकलिप्टस तेल, लौंग तेल, चंदन तेल, ये सब एक तरह के उत्सर्जी पदार्थ जो हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग विभिन्न प्रकार के औषधीय रूप में करते हैं। गोंद जो होता है इसका हम लोग मतलब विभिन्न प्रकार के उद्योगों में करते हैं। लेटेक्स, रेजिन, रबर, ये सभी जो है पौधों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग हम लोग करते रहे। तो इसमें आप लोग को देखो क्या आ सकता है बाबू, एक तो किडनी का फिगर आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए, नेफ्रॉन का फिगर आता है, नेफ्रॉन बार बार पूछा हुआ है कि नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएं। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किडनी क्या करता है, तो किडनी आप बता दोगे कि रक्त क्षरण की क्रिया करता है तथा हमारे रक्त में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अनावश्यक पदार्थों जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, इन सबको को निकालने का कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो आप बता सकते हैं कि मूत्र का हल्का रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। एक व्यक्ति मतलब औसतन कितना पेशाब करता है एक दिन में, तो वह 1.5 लीटर के आसपास करता है। पेशाब का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 6 के पास होता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें नेफ्रॉन जो फिगर है उसको अच्छे से आप कर लीजिए। अभी तक हम आपको बता रहे हैं कुछ फिगर जिसको आप लोग को हर हाल में अच्छा से करना है। वह है आपका श्वसन तंत्र, दूसरा का जो है हृदय है, तीसरा जो है आपका वृक्क है, ठीक है। इसमें से आपको एक डायग्राम देखने को मिल सकता है, पाचन तंत्र भी है, इसमें से भी आपको एक डायग्राम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 4 डायग्राम इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले चैप्टर पे बात करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, खड़ा हूँ, यानी कि मेरी बॉडी खड़ी है। तो ये कैसे खड़ी है, हमारा शरीर इस पर नियंत्रण है, इसके द्वारा है। तो हमारे शरीर में एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर को कंट्रोल करने में मुख्य रूप से हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और साथ में जो होता है आपका हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स, वो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स हमारे शरीर को कंट्रोल करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करेगा। ब्रेन जो होता है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य पार्ट होता है। और ये जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के आवेगों को हमारे शरीर से लेकर वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और उन आवेगों को ब्रेन पढ़ता है और फिर उसके अनुसार जो क्रिया करने के लिए न्यूरॉन को उत्प्रेरित करता है। तो यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो होता है एक ऊपर की जो ब्रेन एकदम कोमल रचना है, बहुत ही मुलायम रचना होती है। और ब्रेन की जो कोशिकाएं अगर एक बार डैमेज हो गई तो वह दोबारा जो होता है उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कि ब्रेन के कोशिकाओं में सेल डिवीजन नहीं होता है। 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं या 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वह 70 से 75% पूर्ण विकसित हो जाता है, तथा 6 वर्ष तक के बाद और 8 वर्ष के बीच तक बच्चे का पूरा ब्रेन जो होता है पूर्ण विकसित हो जाता है। ब्रेन जो होता है ऊपर वाले जो कठोर आवरण होता है ये इसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं। लोग कहते हैं मार खोपड़ी फोड़, खोपड़ी फोड़। ये खोपड़ी फोड़ने के बाद जो करता है उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन जो होता है इसका अगर आयतन की बात किया जाए तो यह 1650 ml के आसपास का आयतन वाला होता है और इसका भार जो होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इसमें जो होता है ब्रेन में लगभग 100 बिलियन जो होते हैं
वह क्या होते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। और एक न्यूरॉन जो होता है वह 25,000 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्रेन के बारे में होती है। आपसे न्यूरॉन का फिगर बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग न्यूरॉन का फिगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, उसको आप बार बार आप प्रैक्टिस करके अच्छा से बना लीजिए। क्लासरूम में तो आप अच्छा से पढ़े ही हैं, ये एक क्रेश कोर्स है, इसलिए हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, केवल चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ जो लोब्स होते हैं हमारे ब्रेन में वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे फ्रंटल लोब होता है, वो क्या करता है, तो वो एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, आप किसी चीज़ पे बैठ के ध्यान लगाते हो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। किसी चीज़ का निर्णय करते हो आप कहाँ से करोगे, फ्रंटल लोब से करोगे। भावनात्मक लक्षण जो होते हैं, जैसे आप भावना में बह गए, कभी आपको दुख फील हो रहा है किसी के लिए आपको खुशी फील हो रही है, तो कहाँ से होता है, वह फ्रंटल लोब से होता है। टेम्पोरल लोब क्या करता है, वह क्या करता है, ध्वनि ग्रहण क्षेत्र होता है, यानी कि जो हम ध्वनि सुनते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, वह टेम्पोरल लोब उसको सुनने में मदद करता है। स्मृति यानी कोई चीज़ आप भूल गए हो लेकिन फिर भी आप उसको याद करने का प्रयास कर रहे हो, तो उसमें आपको मदद करेगा टेम्पोरल लोब। सूचना पुनः प्राप्ति यानी कि जो चीज़ आपको विस्मृत हो गई है, भूल गए हो, फिर वापस वो आपको आ रहा है, तो वह सब मदद करता है टेम्पोरल लोब। ये जो मस्तिष्क स्तंभ होते हैं जिनको हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं, ये आप किस में मदद करते हैं, श्वसन में मदद करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, हृदय के नियंत्रण करते हैं, और सजगता, आप सजग रहते हो किसी चीज़ के प्रति, ये सभी होता है हमारा ब्रेन स्टेम के द्वारा। पैरिएटल पिंड जो होता है यानी पैरिएटल लोब क्या करता है, संवेदी सूचना, यानी कि जैसे किसी चीज़ को देख के मुंह में पानी आना, इमली को देखते ही मुंह में पानी आ जाए, या किसी चीज़ को मतलब आप देखते हो फील करते हो, कोई छूता है तो उसको आप फील करते हो, या जो है आप चीज़ों को महसूस करते हो, वह पैरिएटल लोब के द्वारा करते हो, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ऑसिपिटल लोब जो होता है, ये क्या करता है, दृश्य ग्रहण क्षेत्र है, यानी कि जो चीज़ आप देखते हो तो देखने के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है, ऑसिपिटल लोब के पास पहुँचता है और उसको एनालिसिस करता है। उसके बाद दृश्यों की विवेचना, जो देखते हो उसको विवेचना के मतलब रियल में है कहाँ, तो वो ऑसिपिटल लोब में होता है। सेरिबेलम जो होता है वह क्या करता है, यानी कि अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है और समन्वय करता है। ऐच्छिक गतियों का मतलब कि मुझे जो बोलना है वो बोलेंगे, मुझे वहाँ जाना है वह करना है, या मैं कुछ अच्छा चीज़ बना रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ों को नियंत्रण क्या करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा, ठीक है। एक बात होती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया जिस पे आपका नियंत्रण नहीं होता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया का खोज जो है सबसे पहले मार्शल हॉल ने किया था। प्रतिवर्ती क्रिया का खोज किसने किया था, मार्शल हॉल ने किया था। इसके अंतर्गत क्या आ गया, छींकना आ गया, खांसना आ गया, उबासी लेना आया, पलक झपकना आया, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो आवेग जिस पथ से गुजरते हैं उस पथ को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। तो आवेग कैसे जाता है, तो जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये मान लो कि हमारा ऑर्गन है, तो ऑर्गन में यहाँ पे मान लीजिए कि कोई चीज़ चुभ गया, तो चुभने के बाद यहाँ से न्यूरॉन जो है सूचना लेके कहाँ तक जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी, ठीक है। तो ये आवेगों का गमन जो होता है हमारे शरीर से ब्रेन की तरफ होता है, और फिर ब्रेन से जो होता है टारगेट ऑर्गन, यानी कि जहाँ पे ब्रेन को सूचना भेजना होता है वहाँ तक जाता है। इसमें मदद कौन करता है, न्यूरॉन करता है। इसीलिए न्यूरॉन को हम अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, इससे आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्रेन के कार्य क्या हैं, तो ब्रेन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है, जैसे हमारा श्वास लेना, चलना फिरना, हृदय गति, ये सभी चीज़ को कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये आप ब्रेन के बारे में लिख सकते हो। ब्रेन किसके कवर, ब्रेन के ऊपर जो हार्ड कवर होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो वह 1300 ग्राम के आसपास होता है। आयतन कितना है, तो 1650 ग्राम के आसपास होता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को क्या करना है, याद करना है। आपसे एक बार क्वेश्चन कर दिया था कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में टहलना किस प्रकार अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उस पर आपका किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन टहलना आपका कंट्रोल है, मन करेगा तो टहलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं टहलेंगे। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को देख लेते हैं, जो हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं कहाँ से और कैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। आप सबसे पहले ये समझ जाओ कि ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि जो है ग्रंथि क्या है, ग्रंथि एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह है जो हार्मोन या एंजाइम का स्राव करती हैं, या ऐसे भी कह सकते हो कि हार्मोन या एंजाइम का स्राव करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग ग्रंथि कहते हैं।
अगर ग्रंथि हार्मोन का स्राव कर रहा है तो उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। अगर जो ग्रंथि है अगर वह जो है एंजाइम स्रावित कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी जितना एंजाइम निकलेगा वह बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलेगा और जितना हार्मोन है वह एंडोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा निकलेगा। तो अब हम लोग कुछ ग्रंथियों के द्वारा, जो हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथियाँ हैं उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग कुछ ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करती हैं। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं, यानी कि इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं वह दूसरे ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है ये स्थित कहाँ पे होता है, तो पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं, और वृद्धि हार्मोन यानी इसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह हमारे शरीर के जो विकास है यानी शरीर की डेवलपमेंट है उसमें मदद करता है। अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति जो है वह लंबापन का शिकार हो जाएगा। अगर वृद्धि हार्मोन कम हो जाए तो वह व्यक्ति बौना हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा वृद्धि हार्मोन जो होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्रावित करती है, जो यह क्या करता है यानी कि एड्रेनल के द्वारा जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। यह जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन है, यानी कि हमारे शरीर की जो जनन ग्रंथियां होती हैं, जो हमारे शरीर में जनन के लिए जिम्मेवार ग्रंथियां होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे यह FSH हार्मोन निकालता है। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि स्त्रियों में जो अंडा बनने की क्रिया होती है उसको यह कंट्रोल करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह स्रावित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो मेल में अलग कार्य करेगा और फीमेल में अलग काम करेगा। यानी कि मेल में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगा और फीमेल में जो है यह एस्ट्रोजन बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगा। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है हार्मोन कौन सा निकलता है, TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि यह हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन निकालने के लिए जो होता है वह उनको उत्प्रेरित करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, जब कोई औरत जो होती हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके शरीर में लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित होता है। यह लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या करता है, तो वह स्त्री में दूध बनाने की क्रिया को संपन्न करवाता है, उत्प्रेरित करता है। उसके बाद होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, तो हमारे शरीर में मूत्र बनने की क्रिया को कंट्रोल करता है। अगर किसी व्यक्ति में इसकी हार्मोन में अनियंत्रितता पाया जाए तो उस व्यक्ति को बार बार पेशाब आती है, वो बार बार पेशाब जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है और यह जो है फीमेल में दूध बनाने में मदद करता है। यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे के जन्म के बाद यह मिल्क बनाने में हेल्प करता है, मिल्क के स्राव में मदद करता है। तो यह हार्मोन, जितने भी हार्मोन यह हैं, यह सभी के सभी कहाँ से स्रावित होती हैं, पीयूष ग्रंथियों के द्वारा। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो होता है कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो हमारे शरीर के जनरल वृद्धि में मदद करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में यह थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें सूजन आ जाती है और सूजन आने की वजह से गला जो है लटका हुआ बाहर की तरफ दिखाई देता है और उस बीमारी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं या ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक है। इसलिए आयोडीन हम लोग को खाना जरूरी होता है, जो हम लोग नमक के माध्यम से खाते हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होता है और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा 3 हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम है एंड्रोजेनिक हार्मोन, जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर मतलब लैंगिक प्रजनन के लिए जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, उसको कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है यह पुनरावशोषण की क्रिया, यानी कि हमारे किडनी में जो पुनरावशोषण की क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। हाइड्रोकॉर्टिकोजोन जो है यह हमारे जो आमाशय होता है उससे जो जठर रस स्रावित होती हैं उसको कंट्रोल करता है। इन सब चीज़ों को आप लोग को याद रखना, वो आपसे क्वेश्चन 1-2 है पूछा जा सकता है। और लैंगर हैंस द्वीपिकाओं के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है।
इंसुलिन जो होता है इसकी खोज सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किया था? बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो हमारे शरीर में शर्करा के जो मात्रा होता है, स्तर होता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम मात्रा में निकलने लगता है तो हमारे रक्त में शुगर की मात्रा जो होती है बढ़ने लगती है, और जब शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है वह डायबिटिक कहलाता है, यानी कि वह व्यक्ति जो होता है डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, शुगर के रोगी हो जाता है, मधुमेह रोगी हो जाता है। ठीक है, और इसके वजह से उसको बार बार पेशाब आना, शरीर में दर्द होना, यहाँ तक कि जो शुगर होता है सबसे पहले आँख, किडनी, इन सभी अंगों को डैमेज करता है। तो ये सब जितने भी हार्मोन हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया, और हमारा नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ हार्मोन जो हैं आपको प्लांट हार्मोन भी याद रखना होगा, जैसे जिबरेलिन हो गया, साइटोसिन हो गया। इन सभी प्लांट हार्मोनों के बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा, लो पूछता है। ठीक है, प्रजनन क्या होता है? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रजनन क्या है, तो आप ऐसे डिफिनेशन दे सकते हो कि जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि प्रजनन एक वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है। प्रजनन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक प्रजनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन का मतलब हुआ कि जब कोई जीव या जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेता हो उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, वह अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तथा जिसमें मेल एवं फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है वह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब जो है इस प्रकार से आप अंतर भी लिख सकते हो लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में। ठीक, कैसे अंतर लिखोगे? तो लैंगिक प्रजनन में लिखोगे कि इसमें मेल एवं फीमेल यानी कि नर एवं मादा की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन में लिखोगे कि इसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक जीव ही प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में कहोगे कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक प्रजनन में कहोगे कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप क्लोन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप क्लोन उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें अंतर भी कर सकते हो। अलैंगिक प्रजनन जो है विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हो विखंडन। विखंडन का मतलब हुआ कि जब कोई जीव दो हिस्सा में बट गया और बटने के फलस्वरूप उससे नए नए जीव जो उत्पन्न हो गए वह विखंडन कहलाता है। और जब एक जीव बहुत सारे भागों में बट जाता है तो उसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, इन सब अमीबा में जो होता है विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में जो होता है बहुखंडन होता है। तो इस प्रकार जो है आप कर सकते हो। खंडन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो स्पाइरोगैरा है, तो स्पाइरोगैरा ऐसे लंबा होता है, तो स्पाइरोगैरा टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो टूटा हुआ जो भी हिस्सा है, जो हिस्सा है वहां से नया नया जीव उत्पन्न हो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह खंडन कहलाता है। यह किसमें होता है? स्पाइरोगैरा में होता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब होता है जैसे प्लेनेरिया होता है, तो प्लेनेरिया का कोई हिस्सा अगर टूट गया तो टूटे हुए हिस्से से एक नया जीव बन जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यह क्रिया जो होती है पुनर्जनन कहलाती है, प्लेनेरिया में होता है। मुकुलन क्या होता है? तो जो मुकुलन का मतलब होता है कि मुकुल से, किससे? मुकुल से। मुकुल क्या हो गया? तो जैसे यह मान लीजिए कि हाइड्रा में होता है, तो मुकुल मतलब एक बल्ब जैसा, बल्ब जैसा रचना बन जाता है, और यही बल्ब जैसा रचना बढ़ता हुआ चला जाता है और बढ़ के एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। यानी कि मुकुल के द्वारा नए जीव के निर्माण क्रिया मुकुलन कहलाती है, और यह जो होता है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन का मतलब हुआ कि जब पौधों के जड़, तना, पत्ती इत्यादि भागों से नए प्लांट उत्पन्न किए जाए उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल तरीके से भी किया जाता है, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, ये सब कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। पुनर्जनन की खोज जो है
ट्रेम्बले नामक वैज्ञानिक ने किया था 1740 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब जो बात है हम लोग किसके अंतर्गत में पढ़ लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ लिए। अगर अब हम लोग बात करें कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन मतलब मनुष्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट में मेल भी होता है और फीमेल। ठीक है, तो प्लांट के मेल वाले भाग में पुंगंग आ जाता है, तंतु जिसको हम इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, परागकोश आ जाता है। इसी परागकोश में जो होता है परागकण बनता है। ये परागकण जो होता है यह नर युग्मक है। पौधों का नर युग्मक क्या है, परागकण है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है बाबू, अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्लांट के फीमेल वाले भाग में क्या आता है। तो एक ओवी मतलब अंडाशय हो गया। अंडाशय क्या है, फीमेल भाग है। वर्तिकाग्र फीमेल भाग है। वर्तिकाग्र जो है यह भी फीमेल भाग है। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं। तो कोई पौधा जो है उस पौधे का जो है एंथर, एंथर मतलब परागकोश में परागकण बनता है और परागकण जो होता है तितली के माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उठ के पौधा के फीमेल भाग जो होता है स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, तो उस पे पहुंचता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि परागण क्या है, तो आप कहोगे कि परागकण का वर्तिकाग्र से निकलकर परागकोश पे पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो ये परागण विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे हवा के द्वारा हो सकता है तो हवा परागण कहलाया, जल के द्वारा हो गया तो जल परागण कहलाया, चमगादड़ के द्वारा हो गया तो कीट परागण के अंतर्गत आ गया। तो ये सब जो है परागण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज है कि फूल का जो है जिसमें मेल और फीमेल, अभी हम आपको यहाँ पे वीडियो पर भी दिख रहा होगा, एक ऐसे फूल भी आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है स्ट्रक्चर, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। यानी कि 4-5 फिगर मैंने अभी आपको बताया, ये 4-5 फिगर आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है तो आपको 2 भी देखने को मिल सके, नहीं तो एक तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई फिगर बनाने के लिए। ठीक है, अब ह्यूमन में बात किया जाए तो ह्यूमन मनुष्य जो है, मनुष्य में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेल पाए जाते हैं, मेल मतलब पुरुष, और फीमेल, फीमेल मतलब स्त्री। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, जो क्या करते हैं, मदद करते हैं किस चीज में, प्रजनन की क्रिया में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि वे सभी अंग या अंगों का समूह जो मेल के पुरुष के जनन क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, उनको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और जो फीमेल के रिप्रोडक्शन में, यानी कि फीमेल के जनन अंगों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो आता है सबसे पहले वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्रीसर। क्या कहते हैं, टेस्टिस को हम लोग ब्रीसर कहते हैं, टेस्टिस को ब्रीसर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। पेनिस हो गया। इसके अलावा जो है मेल में विभिन्न प्रकार के जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड होती हैं जो जनन में क्रिया में मदद करती है। वैसे ही फीमेल अगर बात किया जाए तो इसमें हो गया वेजाइना, जिसको हम योनि कहते हैं, यूटेरस हो गया, यूटेरस को हम लोग गर्भाशय कहते हैं, यूटेरस को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। इसके अलावा जो हो गया, क्या हो गया, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में डिंब वाहिनी कहते हैं, डिंब वाहिनी। ठीक है, तो ये सब जो है, उसके अलावा हो गया ओवरी, ओवरी मतलब हो गया कि अंडाशय। ये सभी किसके अंतर्गत आ गए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम मिटा लिया जाए। और इस चीज में आप लोगों को क्या करना है कि नोट बनाते चलना है। नोट बनाते चलो, नोट बनाने से क्या होगा कि आप लोगों को बाद में याद रहेगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोट्स बना रहे हो तो बार बार वीडियो भी देख सकते हो। तो ए हो गया। अब हम लोग समझेंगे टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस को हम लोग कहते हैं ब्रीसर, टेस्टिस को कहते हैं ब्रीसर। या मेल में जो होता है इसकी संख्या 2 होती है। मेल में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आपसे क्वेश्चन कर दिया जा सकता है कि ब्रीसर की संख्या कितनी होती है, तो 2। और ब्रीसर जो होता है यह क्या होता है,
तो यह एक थैलीनुमा रचना में पाया जाता है। इस थैलीनुमा रचना को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। थैलीनुमा रचना को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहते हैं। यानी कि जो वृषण होता है वह स्क्रोटम के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह जो होता है हाईली वेस्कुलाइज्ड होता है, यानी कि यहाँ पर नसों की संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। इस वजह से अगर यहाँ पर थोड़ा भी चोट आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होता है। जब हम लोग टेस्टिस को कट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बॉक्स जैसे रचना दिखाई देते हैं, ठीक है। और इन बॉक्स जैसे रचना में इनको हम लोग ज्यादा उसको याद नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन बस समझ लीजिए बॉक्स जैसे रचना में 3 से 4 की संख्या में जो होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, जिसको हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिका कहते हैं, ठीक है। ये शुक्र जनन नलिका जो होता है यह शुक्राणु के निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। और दो शुक्र जनन नलिका के बीच में जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग लीडिंग सेल कहते हैं। लीडिंग कोशिका कहते हैं। और लीडिंग कोशिका जो है यह क्या करता है? तो मेल में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करता है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन में किया है कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण को लिखें, तो कौन कौन से लक्षण को कंट्रोल करेगा? तो मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करेगा तथा शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है। तो जैसे दाढ़ी आना, ये दाढ़ी आना क्या हुआ? यह मेल का पुरुष का द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो गया। दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, आवाज भारी होना, शरीर सुडौल होना, ये सब जो है किसका लक्षण है? ये सारे जो लक्षण है एक लक्षण है मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ऐसे ही आपसे फीमेल में पूछ दिया जाए कि फीमेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन है, तो फीमेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो गए जैसे आवाज पतला होना, यानी कि फीमेल का आवाज पतला होगा, पुरुष का आवाज जो है मोटा होता चला जाएगा। उसके अलावा क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड का विकास होगा। उसके बाद जो होता है फैट, चेहरा पे फैट वसा वगैरह का जमा होने लगता है। तो ये सब जो लक्षण दिखाई देते हैं इनको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसे हम लोग कहते हैं मादा जनन, इसे हम लोग कहेंगे मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो ये सब हम लोग बात की किसके बारे में? रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ बिंदु हैं जो आपसे बार बार पूछेगा, जैसे पूछ सकता है निषेचन क्या है? तो निषेचन जो होता है अंडा, अंडा कहाँ से निकलता है? ओवरी से। ओवरी मतलब अंडाशय से। अंडा कहाँ से निकलेगा? अंडाशय से। तो अंडा जो है निकला, तो अंडा एवं शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। शुक्राणु कहाँ पे बन रहा है? वृषण में। याद रखिएगा लोग, अंडा बनेगा अंडाशय में, शुक्राणु बनेगा वृषण में, दोनों की संख्या 2 होती है, ठीक। तो अंडा और शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। और ये निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो डिंब वाहिनी में होती है। यानी कि डिंब वाहिनी फीमेल के जो होता है इसमें डिंब वाहिनी की संख्या भी 2 होती है। डिंब वाहिनी की संख्या कितनी होती है? 2। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे होगा? डिंब वाहिनी में। अंडा को पकड़ने में कौन मदद करता है? तो डिंब वाहिनी जो होता है, जैसे बीच में गर्भाशय हो गया और गर्भाशय होने के साइड में ऐसे 2 फैलोपियन ट्यूब लगे होते हैं। और अंडा से जैसे ही क्या हुआ, ओवरी से जैसे ही अंडा निकला तो एक उंगली जैसे जो रचना होती है उसको पकड़ते हैं, उसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। तो निषेचन क्रिया कहाँ पे होती है? डिंब वाहिनी में। डिंब वाहिनी में निषेचन होने के फलस्वरूप यानी कि अंडा और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद एक बड़ा सा सेल बनाते हैं। और ये बड़ा सा जो सेल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट, हिंदी में इसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे, ठीक। तो ये हुआ अंडा और शुक्राणु मिल गए तो जाइगोट बनाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? युग्मनज। ये युग्मनज जो होता है 2 सेल में बटेगा तो उसको हम लोग क्लीवेज कहेंगे। 2 से 4 में बटेगा, 4 से 8 में, 8 से 16 वगैरह में बटेगा, ठीक है। 16 से, और 16 में जब ये बट जाता है वो उसके बाद ये आता है कहाँ पे? तो गर्भाशय में। गर्भाशय में आके उसके दीवार से चिपक जाता है और इसी क्रिया को हम लोग रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण। जब 16 सेल वाला युग्मनज
जिसको हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। जब गर्भाशय के दीवार से आगे चिपक जाता है तो उसको रोपण कहते हैं, और इस प्रकार जो होती है प्रेगनेंसी की क्रिया हो जाती है। ठीक, तो ये टोटल जो बात हुआ किसके बारे में हुआ, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लिए। ठीक, अब यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसव क्या है। तो प्रसव मतलब हुआ कि जब बच्चा पूर्ण विकसित हो जाए, और विकसित बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस क्रिया को हम लोग प्रसव कहते हैं। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कुछ बीमारियों को, जैसे एसटीडी का मतलब हुआ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, तो लैंगिक संपर्क रोग भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या लैंगिक जनन रोग हो गया। हिंदी हमको पता भी नहीं चल रहा है। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे में आपसे हो गया गोनोरिया, यानी कि वैसे बीमारी जो लैंगिक संपर्क के द्वारा अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एसटीडी। ठीक, जैसे में गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज है, एड्स के बारे में याद रखिए कि एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और यह किसके द्वारा होता है, एक वायरस है जिसका नाम है HIV। HIV का मतलब हुआ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। यह क्या करता है कि यह हमारे शरीर में डिफिशियंसी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको कम कर देता है, और जिसके वजह से व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसका फैलाव जो होता है यह 4 से 5 वर्ष के बाद होता है, यानी कि शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन 4-5 वर्ष के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब चैप्टर जो है हम लोग इसमें कंप्लीट कर लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जितना भी चीज है उसको हम लोग देख लिया। एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं कि जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन दो तरह का हुआ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों का अंतर हम लोगों ने देख लिया। अंडा एवं शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी में होती है। अंडा को पकड़ने का कार्य फिम्बरी करता है। ठीक है, और जब 16 सेल का जो है आपका यह, जब अंडा और शुक्राणु मिल जाते हैं उनको हम युग्मनज कहते हैं, और यह युग्मनज जब डिवाइड होकर 16 भागों में बट जाता है तब वो गर्भाशय के दीवार से जाकर जुड़ जाता है। उस क्रिया को हम लोग रोपण कहते हैं, और रोपण होने की क्रिया को हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग को याद रखना होगा, और इसके अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे पूछ सकता है प्रजनन क्या है, अंडाशय क्या है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो अंडाशय जो है एक तरह का मादा जनन अंग है जो अंडा का निर्माण करता है, और इसकी संख्या 2 होती है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक, अब हम लोग अगले चैप्टर के अनुवांशिकता के बारे में बात करेंगे कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण अगले पीढ़ी में जाते हैं वह क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। और अनुवांशिकता को हम जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से मेंडल के नियमों को पढ़ना है, और मेंडल जो है उनको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो है अनुवांशिकता का नियम दिया, और वह अनुवांशिकता का नियम बाद में कुछ दिनों के बाद वह जो है सफल रहा, किसी भी वैज्ञानिकों को उसके प्रति आपत्ति नहीं हुई, इसलिए उनको जो है अनुवांशिकता का जनक कहा गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग जो किए थे वो मटर के पौधे पे किए थे। तो मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो आप बताइएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। वो पादरी थे, पादरी मतलब जो चर्च के जो पुजारी होते हैं उनको पादरी बोला जाता है। तो वह आसपास में गार्डन था, तो वहां पे उसको उनको आसानी से उगाने में कौन सहूलियत हुई, तो मटर के पौधे हुए। यानी कि मटर के पौधे को आसानी से कहीं पे उगाया जा सकता है। मटर के पौधे कम जगह छेकते हैं। मटर के पौधों में अपने अनुसार जो है आर्टिफिशियल तरीके से हम परागण भी करा सकते हैं, और मटर के पौधों के और बीजों को अध्ययन करना जो है सुविधाजनक होता है। इन सब चीजों की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, और उसके आधार पर उन्होंने अनुवांशिकता का नियम दिया। यहाँ पे अनुवांशिकता का नियम को हम लोग समझने से पहले 2 चीज समझ लेंगे। एक समझेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है, यानी कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है गुण, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, यह गुणसूत्र क्या है, तो यह गुणसूत्र जो होता है
हमारे कोशिका में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है। यह विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक लक्षणों को अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। यानी कि गुणसूत्र जो होता है अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है। वैसे तो अगर बात किया जाए अनुवांशिक पदार्थ की, तो अनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए है, लेकिन हमारे जो लक्षण होते हैं अगले जनरेशन में पहुंचाने में मदद करता है, वह गुणसूत्र मदद करता है। गुणसूत्र जो है राइबोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। गुणसूत्र जो होता है वह हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र है। आपसे पूछ सकता है कि गुणसूत्र क्या है, तो आप कहोगे कि गुणसूत्र एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को अगले पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में लिंग निर्धारण भी करता है। यह जो है प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। यह राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। ये सब जो मुख्य कार्य हैं किसके हैं, गुणसूत्र के हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है ये डीएनए है, इनको हम लोग अपने जो है अनुवांशिक का यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, अनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं। यह हमारे शरीर के लक्षणों को लेकर अगले पीढ़ी तक जाते हैं। ठीक, तो डीएनए का अनुक्रम अगर देखा जाए तो डीएनए का एक हिस्सा जो होता है 3' से चालू होता है तो 5' पे खत्म होगा, और 5' से खत्म होगा स्टार्ट होगा तो 3' पे खत्म होगा। एक हेलिक्स में यानी कि एक जो चक्र होता है इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मेंडल ने नियम कितने दिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिए, आप लोगों को किताबों में 4 दिखाई देगा, लेकिन आप मुख्य रूप से 3 नियम याद कीजिएगा। पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम यह है, कहता है कि जब आप दो विपरीत लक्षण माने खूब लंबा ले लिए, एक खूब बौना ले लिए, तो जब दो विपरीत लक्षण के बीच में आप क्रॉस कराते हो तो प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है। यानी कि वह लक्षण उत्पन्न होता है जो प्रभावी होगा, वही लक्षण आपको प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है। इसी को हम लोग मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे आपको क्रॉस बनाना होता है, यहाँ पे हम शुद्ध लंबा ले लिए, क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया। इसका जो है हम क्रॉस करा दिए किसमें, बौना के साथ करा दिए, यानी कि शुद्ध बौना हो गया। तो हम दोनों लक्षण क्या लिए, शुद्ध लिए, इसमें मिक्स नहीं है। ठीक है, और इनको हम लोग बोल दिए पेरेंट, पेरेंट मतलब माता पिता। ठीक, तो इसमें युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसमें युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। यह क्या हो गया, युग्मक हो गया, क्या हो गया, युग्मक। अब ए यहाँ से यहाँ आया, इससे मिलेगा तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे अगर आप क्रॉस भी बनाते हो तो अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये जितने एक क्या हुआ, एक प्रथम पीढ़ी कहलाया, ये क्या कहलाया, प्रथम पीढ़ी। और ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी प्रभावी होंगे। यही कहता है मेंडल का पहला नियम। मेंडल का दूसरा नियम यह कहता है कि अगर प्रथम पीढ़ी को लेकर हम स्वपरागण कराएं, यानी कि इन दोनों के बीच में ही हम मान के चलते हैं क्रॉस करा दें, तो इनमें युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें युग्मक बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या बनेगा, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा हो गया। यह कैपिटल टी स्मॉल टी तो यह लंबा हो गया, यह कैपिटल टी स्मॉल टी वो लंबा हो गया, और यह स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौना हो गया। यह क्या हो गया, शुद्ध बौना। तो मेंडल का दूसरा नियम यह कहता है कि अगर हम दो प्रथम पीढ़ी को लेकर क्रॉस कराएं तो द्वितीय पीढ़ी में जो लक्षण विलुप्त, मतलब प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण लुप्त हो गए थे वह द्वितीय पीढ़ी में उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे बौनापन वाला लक्षण लुप्त हो गया था, लेकिन यहाँ द्वितीय पीढ़ी में क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो यही मेंडल का दूसरा नियम कहलाता है। और मेंडल का तीसरा नियम यह कहता है कि आप अगर दो शुद्ध लक्षण, दो मतलब लक्षणों को लेकर चलते हो, जैसे हम ले लिए पीला गोला, झुड़ीदार नीला, तो ये दो लक्षण हो गए। इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉस कराते हो तो ये जो लक्षण है युग्मक का जब निर्माण होगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होगा, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होगा। जैसे अभी हम लोग पिछले क्लास में समझे, नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। तो वैसे ही ये युग्मक निर्माण के समय इस लक्षण जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो ये मेंडल का तीसरा नियम होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ लिया कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, और मेंडल जो है उनके नियम क्या क्या हैं। यहाँ पर हम गुणसूत्र भी समझ लिए, उसके बाद हम लोग क्या समझ लिए, डीएनए के बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कीजिए, यानी कि लड़का और लड़की होने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार
नहीं होता है। इसके लिए आपसे क्वेश्चन कर देता है कि आप साबित कीजिए कि लड़का और लड़की होने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होता है, स्त्री जिम्मेवार नहीं होती है। तो उसको आप कैसे प्रदर्शित कीजिएगा? तो उसको प्रदर्शित करने के लिए आपको लिंग निर्धारण करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझे थे क्रोमोसोम। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? टोटल 46 होती है। तो यहाँ पे 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो मेल में माने स्त्री में और फीमेल, सॉरी मेल माने पुरुष में और फीमेल मतलब स्त्री में। ठीक है, तो मेल में जो है 22 क्रोमोसोम और फीमेल में 22 क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम होंगे। पर जो आखिरी 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वह अलग अलग होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही क्रॉस करा के दिखाएंगे। यहाँ पे गैमेट क्या क्या बनेगा? X और Y। यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा? X और X। यानी कि यहाँ पे तो स्त्री के द्वारा XX है ले, पर यहाँ पे पुरुष में Y हो रहा है, पुरुष में भी एक X है। ये X अगर मिलेगा इसके साथ तो वो स्त्री हो जाएगी, ये Y इसके साथ मिलेगा तो वो क्या होगा? वो लड़का हो जाएगा। तो इसलिए लड़का और लड़की होने के लिए पुरुष जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस करके देखते हैं तो ये मिलेगा XX, यानी कि क्या हो गई? स्त्री। ये मिला कि XX क्या हो गई? स्त्री। यह इससे मिला, यह क्या हो गया? XY यानी कि पुरुष। और यह मिला इससे, यह क्या हो गया? XY यानी कि पुरुष। इस प्रकार लड़का और लड़की होना जो है वो पुरुष पे ही डिपेंड करता है, खास कर मतलब देखा जाए तो। इसलिए लेकिन अगर ऐसे बोला जाता है सामान्यतः पुरुष और लड़का और लड़की होना यह गॉड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा युग्मक मिल रहा है। ठीक, इस प्रकार अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण करें तो आप ऐसे आप बताओगे कि मेल में जो है 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है XY होता है, फीमेल में जो होता है 23वां जोड़ा जो होता है वो XX होता है। अब उनको हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसे हम लोग को प्राप्त होता है और आप इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे विकास के बारे में कि विकास क्या होता है। ठीक है, जैव विकास के बारे में। तो जीवों के शरीर में धीरे धीरे होने वाले अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो लाखों वर्ष के समय में पूर्ण होते हैं उसे हम लोग जैव विकास के नाम से जानते हैं और ये जैव विकास चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, यानी कि जो जीव पहले थे लेकिन वह कहीं पे उनका अंश या कोई हिस्सा चट्टानों में मिट्टी में दबा हुआ मिलता है तो उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। और जब हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान यानी कि उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम कोई जीवाश्म अगर प्राप्त करते हैं तो उसका आयु हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो उसका आयु हम लोग 3 विधियों से निर्धारित कर सकते हैं, जैसे रेडियो सक्रिय घड़ी का इस्तेमाल करके, रेडियो सक्रिय कार्बन विधि का इस्तेमाल करके या पोटेशियम आर्गन विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम जीवाश्म का आयु ज्ञात कर सकते हैं कि वह कितने साल की है, कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना नहीं है। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपसे आता है, समजात अंग। तो समजात अंग का मतलब होता है कि वैसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पे समान हो, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे क्या हो? समान हो, लेकिन उनके कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उनके कार्य अलग अलग हो। तो वैसे अंगों को हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के डैने हो गए, कुत्ते के अगले पैर हो गया, व्हेल के फ्लिपर हो गए, ये सब क्या है? समजात अंग के उदाहरण है। प्लांट में जैसे एक है पैसिफ्लोरा पौधा, उसका जो प्रतान होता है, और बैगनविलिया के जो होते हैं कांटे, वो क्या होते हैं? समजात अंग के उदाहरण होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। समृद्धि अंग, समृद्धि अंग का मतलब हुआ कि जो कार्य में समान हो लेकिन उसका उत्पत्ति जो हुआ हो अलग अलग जगहों से हुआ हो, अलग अलग प्रकार से हुआ हो, तो उसे हम लोग समृद्धि अंग कहते हैं। जैसे चिड़िया का पंख, कीट का पंख, चमगादड़ का पंख, रस्कस पौधे के क्लेटोड तथा गुलाब की पत्ती, ये सब क्या है? समृद्धि अंग कहलाते हैं। और शेषी अंग का मतलब हुआ कि ये वैसे अंग जो पहले कार्य में थे लेकिन अब कार्य के अभाव में बस ऐसे ही शरीर में पड़े हुए हैं, अब उनका कार्य न के बराबर है या उनका कार्य ना ही कोई कार्य कर पा रहे हैं, तो ऐसे अंगों को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे आपका पूंछ दंड हो गया, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे हम लोग जिसको टेल बोन कहते हैं, यानी कि टेल बोन अभी भी हम लोग के शरीर में पाया जाता है। यानी कि पहले पूंछ पाया जाता होगा लेकिन अब पूंछ धीरे धीरे गायब होगा, लेकिन उसका हड्डी अभी भी हम लोग के शरीर में पाया जाता है, तो उसका कोई भी कार्य नहीं। कान की पेशियां, जो कान की पेशियां हैं, यह जो है
यह भी क्या है, अवशेषी अंग है। कैनाइन दांत, ये जो कैनाइन दांत साइड साइड में होता है, यह क्या होता है, पहले जो है मतलब इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स जो हमारे छोटी जो आंत है, आंत के निचले वाले हिस्से पर पाए जाते हैं, ये अपेंडिक्स हो गए। इनका भी कोई काम नहीं, अगर इनमें हमारा फूड मटेरियल जो है वहाँ पर जाकर जमा होने लगे तो वह पदार्थ जो होते हैं क्या होता है, सड़ने लगता है और बाद में वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो लोग कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स, तो उसको काट के निकाला जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग का एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर के कि डार्विन के सिद्धांतों को लिखे, तो डार्विन ने एक किताब लिखा था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, और उसमें उन्होंने जो है अपने यह थ्योरी के बारे में चर्चा किया हुआ था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि कोई भी जीव जो होते हैं उनमें जनन की क्षमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उनमें जनन की क्षमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिससे उनकी आबादी में वृद्धि होती है। और आबादी में वृद्धि होने की वजह से क्या होता है कि आबादी में जब वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पे सीमित भोजन और स्थान होंगे। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सीमित भोजन भी होगा और स्थान भी कम होंगे, तो इसकी वजह से उनमें प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से वो मतलब लड़ने झगड़ने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा होने लगती है, और जिसके वजह से उनमें अस्तित्व का लिए संघर्ष हो जाता है। और इस अस्तित्व के संघर्ष में जो बच पाता है वही जीव क्या होता है, जो अनुकूलन उत्पन्न कर लेता है, अपने आप को उस परिस्थिति से बचा पाता है, वह जीव जिंदा रहता है। और इसके फलस्वरूप इस अनुकूलन के लिए इनके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, और जिसकी वजह से नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, और ये उपयोगी जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका वंशागति होने लगता है, यानी कि अगले पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाने लगते हैं, और इस नए लक्षण के फलस्वरूप नई जाति का भी निर्माण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह जो है किसका थ्योरी है, डार्विन का थ्योरी है, डार्विन का सिद्धांत है। अब इसके बाद जो है एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज, उनका जो सिद्धांत था वह है उत्परिवर्तनवाद। उनका जो सिद्धांत क्या है, उत्परिवर्तनवाद है। इसमें उन्होंने कहा कि विभिन्नताएं, विभिन्नताएं मतलब क्या कि जीव में जो विभिन्नता दिखती है, जीव एक जीव दूसरे जीव से जैसे अलग दिखाई देता है उसी को हम विभिन्नता कहते हैं। तो विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है, तो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। उत्परिवर्तन अचानक होते हैं, ये नहीं है कि पुराना ऐसे ऐसे हुआ। उत्परिवर्तन कैसे होता है, अचानक होता है। सभी उत्परिवर्तन अनुवांशिक होते हैं। सभी उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी ऐसे जाने लगते हैं, ठीक है। और विभिन्नताओं के कारण नई जाति का निर्माण होता है। भैया नया नया लक्षण उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है कि नया चीजें उत्पन्न होंगी। तो ये सब जो चैप्टर है हम लोग को जैव विकास में पढ़ना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 12वीं में बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ना है, 10वां के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम लोग जो है इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो उन्हें भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो उस दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में आप बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं, और आपको यह भी बताना है कि अगले कौन से सब्जेक्ट का मैराथन लाया जाए, जो कि आपको जो परीक्षा बिहार बोर्ड है उसके पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। जो जो सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप बता दीजिए, हम उस पर मैराथन क्लास ला देंगे, और फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा। इतना जितना भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इस वीडियो को अगर अच्छा से आप देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब हम लोग का लास्ट चैप्टर बच गया है हमारा पर्यावरण, और अब इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर आप लोग का बायो ख़त्म हो जाएगा। और इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं हमारा पर्यावरण क्या है। हमारा पर्यावरण का मतलब हुआ कि हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, ये सभी सम्मिलित रूप से मिलकर क्या बनाएंगे, हमारी पर्यावरण बनाएंगे। यानी कि जितने भी चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, गाय, भैंस, बकरी, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, हवा, उसके बाद जल, ये सभी मिलकर क्या करती हैं, हमारा पर्यावरण बनाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण आजकल आम बात हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चीज़ों की वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जैसे वायु प्रदूषण, यानी कि वायु जो है वो अपने गुणों से अलग तरह से कार्य करने लगे, वह वायु प्रदूषण हो गया। जल जब अपना गुण परिवर्तन करते तो वह जल परिवर्तन हो गया, जल प्रदूषण हो गया। मृदा जो है वह अपना गुण परिवर्तित कर दे तो वह मृदा प्रदूषण हो गया। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पहला हमने टॉपिक लिखा है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसको अपघटक, अपघटक किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वैसे सूक्ष्म जीवों का समूह जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। और यह क्रिया जो होती है अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको सूक्ष्मजीव अपघटित नहीं कर पाते, जिनको सरल रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो जिनको सूक्ष्मजीव अपघटित कर देते हैं उसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, और जिसे सूक्ष्मजीव अपघटित नहीं कर पाते उसको हम लोग अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वह पदार्थ जिसको सूक्ष्मजीव सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दे वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएगा। जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों का अवशेष, कभी कोई जीव मर जाता है रोड के किनारे तो आप देखते हो कि क्या है, कुछ दिन के बाद वो अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है। तो जीवों का अवशेष, ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव आसानी से कर देते हैं अपघटित। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अपघटित करना मुश्किल हो जाता है, जैसे शीशा, कितना भी साल आप रखे रहो वैसे की वैसे ही रहेगा। प्लास्टिक, कितना साल तक रखे रहो पर्यावरण में वैसे ही बना रहता है। पॉलीथीन, जितना साल रखो बना ही रहता है। तो इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, पारितंत्र क्या है वह, तो पारितंत्र की अगर बात किया जाए तो यह है हमारे जीवमंडल का एक इकाई होता है पारितंत्र। जीवमंडल मतलब क्या कि हमारे जो आसपास का ये पूरा वातावरण है इसके एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। जैसे हम एक तालाब को लेकर देखें तो तालाब अपने आप में क्या बना रहा है, पारितंत्र बना रहा है। नदियाँ अपने आप में क्या बना रही हैं, पारितंत्र बना रही हैं। आप अपने घर में रहते हुए आसपास का आपका जो मोहल्ला है वो क्या बना रहा है, पारितंत्र बना रहा है। यानी कि जीवमंडल के छोटे छोटे इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र। किसी पारितंत्र में दो घटक होते हैं, एक घटक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं, तो जो जिंदा है, यानी जो जिंदा है उसको हम लोग जैविक घटक कहते हैं। जैसे हम लोग एक तालाब के अंतर्गत देख लें, जैसे हम एक तालाब का पारितंत्र बना रहे हैं, इस तालाब में क्या होता है, जल हो गया। ये जल क्या हो गया, ये जल जिंदा है कि मृत है, तो ये जल जो है मृत है, यानी कि यह अजैविक घटक हो गया। लेकिन इसी में कोई मछली जो है तैर रही है, कोई मछली तैर रही है तो मछली क्या है, जिंदा है, तो यह हो गई जैविक घटक। ठीक है, तो कोई भी पारितंत्र हो उसमें दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और एक जो होते हैं अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे जीव भार। कोई भी जीव के पूरे शरीर के वजन को, भार को हम लोग क्या कहते हैं, जीव भार कहते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला क्या है, तो आप देखते हो अगर हम कोई घास का बात करें, ग्रास लैंड का बात करें, घास की भूमि पर बात करें तो घास है, घास वहाँ पे है। इस घास को कौन खाया, टीडा खाया। टीडा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, बाज को कौन खाएगा, गीद खाएगा। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार देख रहे हैं कि ये सभी एक चक्र के द्वारा जुड़े हुए चले जा रहे हैं, और इसी चक्र को, यानी कि कोई जीव एक दूसरे से जुड़ के एक आहार चक्र बनाता है, और उसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और जब आहार श्रृंखला जो होता है, बहुत सारे आहार श्रृंखला एक साथ मिलकर क्या करते हैं, आहार जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आहार जाल का निर्माण करते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यानी कि धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को इस धरती पर लाने का कार्य करें, इसलिए यह उत्पादक हो गए। टीडा यहाँ पे क्या हो गया, टीडा यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, क्योंकि पहले बार यह खा रहा है। शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। मेढक क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, सांप क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। बाज क्या हो गया, चतुर्थ उपभोक्ता। और गिद्ध क्या हो गया, वह पंचम में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी पारितंत्र का क्या कर सकते हैं, आहार जाल बना सकते हैं। किसी जंगल का आप बना लीजिए, जंगल में छोटा जीव बड़ा को खाएगा, बड़ा को उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में बाघ आ गया। तो इस प्रकार जो चक्र बनता है उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के आहार श्रृंखला को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो उसको आहार जाल कहा जाता है। लिंडेमान नामक एक वैज्ञानिक थे जो 1942 में 10% का नियम दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आहार श्रृंखला में 10% का क्या होता है, लॉस होता है, ऊर्जा का क्या होता है, 10% का लॉस। यहाँ से जैसे टीडा खाया तो यहाँ पे टीडा को जो एनर्जी मिली उसको जो मेढक खाया तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा, 10%। फिर यहाँ पे एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा, 10%। ये जो है लिंडेमान का नियम होता है, 10% का नियम। तो आप समझ लिए उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है,
ठीक है। अपघटक भी आप समझ लिए कि वह सूक्ष्म जीव जो विभिन्न प्रकार के जैविक जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र, यहाँ पे धरती पर जैसे हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन अगर हम सब कोई व्यक्ति ले रहा है तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होता है? ऑक्सीजन चक्र के द्वारा। जैसे हम क्या किए, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा इस्तेमाल किया और पौधा इस्तेमाल करके फिर हमको ऑक्सीजन दे दिया, तो ये चक्र लगातार चल रहा है। इस वजह से धरती पे क्या हो रहा है, धरती पे गैसों का कमी नहीं हो रहा है। इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। आपसे कार्बन साइकिल पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन साइकिल पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत आप जब समताप मंडल में जाओगे तो वहाँ पे एक लेयर पाया जाता है। ये लेयर कैसे होता है, जो सूर्य के परावैंगनी किरणें होती हैं वह क्या करती हैं कि हमारे शरीर पे ना पहुँचे, तो वहाँ पे ओजोन जो होती हैं उनको छानने का काम करता है। ओजोन मतलब जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिल जाते हैं तो वह क्या होता है, ओजोन के निर्माण करते हैं। तो ओजोन क्या करता है, तो ओजोन परावैंगनी किरणें जो सूर्य की किरणों के साथ आती हैं उनको छानने का काम करता है, उनको वापस रोकने का कार्य करता है, और जिससे क्या होता है कि धरती पर परावैंगनी किरणें नहीं आती हैं। अगर धरती पर परावैंगनी किरणें अगर आने लगे तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, बुढ़ापा दिखने लग सकता है, कम एज में ज़्यादा बूढ़े कोई व्यक्ति दिखाई देने लग सकता है। तो ये सब जो है ओजोन के कारण जो है हम लोग बच पाते हैं। अगर ओजोन ना रहे तो ये सारे लक्षण हम लोग में दिखने लग सकते हैं। ओजोन का आजकल नुकसान हो रहा है, क्यों? तो ओजोन के नुकसान करने में कुछ गैसेज होती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन, ये सब क्या करती हैं, ओजोन को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि अपशिष्ट क्या है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग ना होता है, जिनका उपयोग नहीं के बराबर होता है और वो ऐसे ही हमारे पर्यावरण में पड़े रहते हैं, उनको हम लोग अपशिष्ट कहते हैं। ठोस अपशिष्ट के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग ठोस अपशिष्ट माने घर का बहारन होता है, वो बहारन क्या है, ठोस अपशिष्ट। उसमें बहुत सारे हम लोग पन्नी वगैरह या कोई भी डब्बा लाए खाल के ऐसे फेंक दिए, छोड़ दिए, ये सब क्या है, ठोस अपशिष्ट है। तो इसके मतलब स्रोत क्या क्या है, तो घर है, विभिन्न प्रकार के घर से हो गया, औद्योगिक केंद्र हो गए, यानी जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं वहाँ से भी ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से भी ठोस अपशिष्ट निकलते हैं। तो इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है ठोस अपशिष्ट से, तो ठोस अपशिष्ट अगर कहीं पे पड़े हुए हैं, कचरा, आप सिवान जाते हो या कहीं पे जाते हो तो देखते हो कि रोड के किनारे बहुत सारे कचरा पड़े रहते हैं, तो वो कचरा पड़ा रहा है तो वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो वो बदबू करेगा, बदबू करने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैस बनाएंगे जिससे आपको उल्टी जैसा मन वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पनपेंगे जो विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक हो सकते हैं, मच्छर पनप सकते हैं। तो ठोस अपशिष्टों से बहुत सारा नुकसान होता है, इसलिए हमको इसका प्रबंधन करना जरूरी है। तो ठोस अपशिष्ट का हम लोग निष्पादन कैसे कर सकते हैं, उसका अगर जो कंपोस्ट बनने वाला है, यानी कि जो जैविक है, जैसे फलों का छिलका हो गया, सब्जियों का छिलका हो गया, गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, और कंपोस्ट बनाकर हम खेतों में उसको आराम से डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि में भराई, जिसको हम लोग अगर कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं उसको गड्ढा खोद के उसमें भर सकते हैं। आजकल तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वह क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों को क्या कर रहे हैं कि रोड बनाने ते समय उसमें भरने का काम कर दे रहे हैं और उसके ऊपर रोड बना दे रहे हैं, जिसके वजह से कचरा का भी निष्पादन हो जा रहा है और रोड भी बन जा रहा है। इसके बाद उष्मीय विधि, यानी कि इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर भी जला के हम ठोस अपशिष्ट से क्या कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पुनः चक्रण मतलब जो चीज़ें बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे आप क्या करते हो कि ठंडा वगैरह पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हो, उसमें जो बोतल आती हैं 10-12 वाली, तो उसको आप पी के फिर वहाँ पर रख दिए, फिर हो जाता है, फिर वहाँ पर रिफाइन होकर फिर वापस आता है। तो इस प्रकार जो होता है आपका चक्र चलता है। तो इस प्रकार आप पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह जो है इसका आप कम से कम इस्तेमाल करो, घर से थैला वगैरह लेके जा सकते हो। तो ये सब चीज़ों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ठोस अपशिष्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई प्रकार के डाउट होगा, और आप अच्छे से जाइए, परीक्षा दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे ज़रूर। और अब एक बात है कि आप हमको यह भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप अगले कौन से टॉपिक पे या कौन से चीज़ों पे आप वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट का मैराथन देखना चाहते हो बताइए, हम उस पर आप लोगों का मैराथन वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है।